नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 26 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है? महाराज जहीर खान को, अनिल कुंबले को, वसीम जाफर को, युवराज सिंह को? इसका सही आंसर है वसीम जाफर को। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लेने का ऐलान किया था। किसी टीम के साथ मुख्य कोच की भूमिका में यह उनका पहला स्पेल होगा। उत्तराखंड 2018-19 में अपने डेब्यू करके रणजी ट्रॉफी सीजन में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया था, जहां उसे पारी और 115 रन से विदर्भ ने से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये अगले सीजन में ग्रुप सी से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य है और इसके राजधानी है देहरादून है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मॉरिसन अरिजीत पटेल को, श्यामदास गुप्ता को, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह फ्रांस कार्डोवा का स्थान लेंगे, जिनका 6 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था, जो NSF के 15वें निदेशक थे। उनसे 6 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। इनमें पहला नाम डॉक्टर सुरभा सुरेश का शामिल है, जिन्होंने अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक सेवा दी थी। नेशनल साइंस फाउंडेशन एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो विज्ञान के गैर चिकित्सा क्षेत्रों और इंजीनियरिंग में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। NSF की फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसका मुख्यालय है अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, अमेरिका में। इसकी स्थापना 10 मई 1950 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया? प्रश्न है 21 जून को, 22 जून को, 24 जून को, 25 जून को? इसका सही आंसर है 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य योग अभ्यास के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कार से निकला है और इसका अर्थ शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक या एकजुट होना है। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग यानी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 सदस्य राज्यों द्वारा समर्थन किया गया। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश काम करेगा? प्रश्न है रूस, ब्रिटेन, भारत, चीन? इसका सही आंसर है भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम के अनुसार चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। नियमों के अनुसार भारत अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी अर्थात अध्यक्षता करेगा। भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मेक्सिको को हाल ही में परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था। इन देशों को 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है TS त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलयालम फिल्म निर्देशक KR सच्चिदानंद का निधन कितने वर्ष की आयु में होगा? 48 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष? इसका सही आंसर है 48 वर्ष। मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता KR
सच्चिदानंद का निधन 48 वर्ष की आयु में हो गया है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म साल 2015 में अनारकली थी। उनकी पिछली फिल्म एपम कोशियम थी, जिसमें पृथ्वीराज और विजू मेनन मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म सुपरहिट थी। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रीमेक भी किया गया। उन्होंने सेतु के साथ कई फिल्मों की सह पटकथा की थी और बाद में अकेले फिल्म बनाना शुरू किया। इससे पहले से कि केरल उच्च न्यायालय में एक कानूनी सलाहकार थे। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए के.आर. सच्चिदानंद ने बेहतरीन काम किया। वो लगातार बीते 13 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। सचिन ने साल 2015 में अपना डायरेक्शन में डेब्यू किया था। उन्होंने सच्ची सत्तू, चॉकलेट, रॉबिन हुड, मेकअप मैन, सीनियर्स जैसी फिल्मों को लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई? हमारा प्रश्न अमेरिका देश, भारत, रूस, श्रीलंका। इसका सही आंसर है भारत। भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज के तत्वाधान में असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आंकलन शीर्षक के साथ तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में भारतीय जलवायु पैटर्न और उनके परिचर जोखिमों में दीर्घकालिक परिवर्तनों के संबंध में विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट से जुड़ी मुख्य बातें। इस रिपोर्ट से पता चला कि वर्ष 1901 से 1918 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को बताया गया है। साथ ही इसमें 2099 तक भारत के तापमान में वृद्धि से संबंधित 2 अलग अलग प्रदर्शनों की भविष्यवाणी की है। सबसे बेहतर मामलों में सदी के अंत भारत के तापमान में अभी भी 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जबकि सबसे खराब स्थिति में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मानसून के बारे में दर्शाता है कि प्रदूषण फैलाने वाले एयरोसोल ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच उत्तर भारत में वर्षा 6% कम हो गई है। आगामी दशकों में मानसून के और अधिक चरम होने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें 1976 से 2005 की तुलना में अप्रैल और जून हीट वेव के 2099 तक 4 गुना अधिक होने की भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई के पास समुद्र का स्तर प्रति दशक 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, जबकि बंगाल के तट से यह 5 सेंटीमीटर प्रति दशक के अनुसार बढ़ रहा है। साथ ही इसमें उल्लेख किया गया कि 1951 से 2015 के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित हिंद महासागर में सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि गर्म दिनों और रातों की आवृत्ति क्रमशः 55% और 70% तक बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने ऑटोटेक ओएजिज द्वारा मास्टो ओएजिज के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नीति आयोग, संस्कृति आयोग, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑटोटेक द्वारा मास्टो के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31 का भाग 1 के तहत किया जाएगा। अधिग्रहण के नियमों के अनुसार मैट्सो की इस तरह की सभी परिसंपत्तियां, राइट्स, ऋणों और देनदारियों जो मुख्य रूप से उसके खनिज व्यवसाय से संबंधित हैं, उनका अधिग्रहण ऑटोटेक द्वारा किया जाएगा। ऑटोटेक और मैस्टो सार्वजनिक समिति देयता कंपनियां हैं जिन्हें फिनलैंड के कानूनों के तहत गठित और पंजीकृत किया गया है। प्रस्तावित संयोजन ऑटोटेक द्वारा मैत्सो के खनिज व्यवसाय के अधिग्रहण से संबंधित है। वेले के अनुसार मैत्सो के शेयरधारकों को मेटो मिनरल्स के ऑटोटेक में स्थानांतरण के बाद ऑटोटेक में नए जारी किए गए शेयर प्राप्त होंगे। विलय के बाद संयुक्त इकाई मैट्सो ऑटोटेक नाम से संचालित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में
सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? हमारे अमित शाह ने, जितेंद्र सिंह ने, अर्जुन मुंडा ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पैनाडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया था। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में 16 देशों के 81 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भाग लिया। इसमें श्रीलंका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल HJS गुणवर्धन ने, बांग्लादेश की सरकार के 19 वरिष्ठ सचिव, म्यांमार के 11 जिला प्रशासक और भूटान, केन्या, मार्को, नेपाल, ओमान, सोमालिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, टोंगा, सूडान एवं उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? प्रश्न भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, सांस्कृतिक आयोग द्वारा, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल के माध्यम से नीति आयोग में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म लॉकडाउन की अवधि के दौरान नौकरी खोने वाले प्रवासी कामगारों को मद्देनजर रखते हुए इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद कर सके। यह मंच नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, सरकारी एजेंसियों, कौशल केंद्रों और बाहरी साझेदारों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी नई पुरानी तकनीकों से जोड़ देगा। यह परियोजना एक बहुभाषी अनुप्रयोग के साथ आएगी जिसे फीचर फोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है और स्थान आधारित नौकरियां कौशल विकास मंत्रालय की पहचान करने में मदद कर सकता है। पैनल में उद्योग से कुछ प्रमुख नाम हैं जिनमें रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष किरण थॉमस, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी, टेक महिंद्रा के MD और CEO CP गुरनानी, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विमल शामिल हैं। अनुमान के अनुसार भारत के GDP के लगभग 30% के लिए असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं। इनमें से लगभग 60% प्रवासी या तो अर्धकुशल हैं या अकुशल हैं जो हर दिन अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा 77 वर्ष, 66 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही आंसर है 77 वर्ष की उम्र में। पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन 77 वर्ष की आयु में हो गया है। गोयल ने 157 प्रथम श्रेणी मैच खेले जिनमें से अधिकांश हरियाणा के लिए थे और उन्होंने अपने करियर में 750 विकेट लिए। राजेंद्र गोयल ने रणजी ट्रॉफी में किए गए कई विकेटों का रिकॉर्ड अपने नाम किया क्योंकि उन्होंने 637 और 107 काफी एस वेंकटराघवन को पीछे छोड़ दिया जो इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। गोयल ने 1957-58 सीजन के भीतर अपनी शुरुआत की और 44 साल की उम्र तक घरेलू क्रिकेट खेलते गए। 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने राजेंद्र गोयल को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। राजेंद्र गोयल ने BCCI की राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष और हरियाणा चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? हमारा 21 जून को, 22 जून को, 25 जून को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 21 जून को। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर बनाया जाता है। यह दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प A/RES/73/300 के तहत घोषित किया गया था। संक्रांति
क्या है? संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। संक्रांति और विषुव दोनों का ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लिए अपना महत्व है, इसलिए वार्षिक रूप से होने वाली 2 संक्रांतियाँ होती हैं। गर्मियों की संक्रांति, जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है, गर्मियों का प्राथमिक दिन और इसलिए वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून और 21 दिसंबर आमतौर पर शीतकालीन संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सर्दियों का प्राथमिक दिन और वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति का नेतृत्व किसने किया? हमारे नरेंद्र मोदी ने, उद्धव ठाकरे ने, राजनाथ सिंह ने, शक्तिकांत दास ने। इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास ने। शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति का नेतृत्व किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी जिसने देश और दुनिया को जकड़ लिया, इसके कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने का संकल्प और वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वित्तीय मंत्रालय और IRDAI और सेबी जैसे वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। उप समिति के पैनलिस्ट द्वारा उन कारकों की पहचान करने और समझने के लिए प्रमुख विकास और मुद्दों की समीक्षा की गई जो वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। उप समिति ने वित्तीय शिक्षा 2020 से 2025 पर राष्ट्रीय रणनीति और फिनटेक पर इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।